गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। प्रतिदिन की तरह इस कार्यक्रम में सुबह 9 से 10 बजे तक कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई होगी और पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के वीडियो और कार्टून भी देखेंगे। बच्चों, हमें आशा है कि आप घर पर ही विद्यालय की पढ़ाई का अनुभव ले रहे हैं और आप इस कार्यक्रम को बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। तो रोज़ की तरह तैयार है ना आप अपनी कॉपी और कलम के साथ आज के पाठों के लिए। बच्चों, याद रखें, दूरदर्शन पे पढ़ाए जा रहे पाठों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको कॉपी में नोट करना है और विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न और जिज्ञासा है उसे भी नोट करना है। तो तैयार हो जाएं आज के पाठों के अध्ययन के लिए। बच्चों, आज है 19 जून और इस सप्ताह को हम लोग रीडिंग वीक के रूप में मनाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे हफ्ते हम लोग रीडिंग यानी वाचन पर फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले हिंदी भाषा में वाचन के बारे में जानेंगे, फिर अंग्रेजी लैंग्वेज में कुछ पैराग्राफ को पढ़कर देखेंगे। उसके बाद उर्दू ज़ुबान में फेल यानी वर्ब का इस्तेमाल कर जुमले बनाना और पढ़ना सीखेंगे। और अंत में हम चलेंगे पटना का चिड़ियाघर और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल क्लास लैंग्वेज रीडिंग के साथ। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? आई होप एवरीबडी इज फाइन एंड एंजॉइंग। टुडे इज 19 जून, अ वेरी स्पेशल डे, दैट इज रीडिंग डे। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज पीएन पानिकर का बर्थडे है। बच्चों, पीएन पानिकर को फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट कहा जाता है। इनके ऑनर में 19 जून को रीडिंग डे मनाया जाता है। केरला गवर्नमेंट और पीएन पानिकर फाउंडेशन ने मिलकर रीडिंग को जन जन तक पहुंचाया। रीडिंग मिशन 2022 को एक्टिविटीज को स्कूल्स, लाइब्रेरीज और पंचायत में इम्प्लीमेंट करना है। यह एक्टिविटीज हैं रीडिंग प्लेज, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री रेसिटेशन, क्विज प्रोग्राम्स, पपेट शोज इत्यादि। रीडिंग मिशन को आगे बढ़ाते हुए नेशनल लेवल रीडिंग डे और रीडिंग मंथ सेलिब्रेशंस का 2017 में हमारे पीएम के द्वारा कोच्चि में उद्घाटन किया गया। उन्होंने हम सभी को अपने अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करने को कहा, इसलिए हम बिहार में भी रीडिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिफोर रीडिंग, आई वुड लाइक टू गिव यू फ्यू टिप्स फॉर इफेक्टिव रीडिंग। बच्चों, पहला टिप यही है, फर्स्ट टिप इज टू रीड स्लोली। पढ़ने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करें। सेकेंडली, एंजॉय करते हुए पढ़ें, एक्सप्रेशंस के साथ पढ़ें। वॉइस का टोन रिलैक्स्ड होना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कोलोन, सेमीकोलन पर ध्यान देते हुए पढ़ें। वाक्यों के रिदम और टेम्पो को फील करते हुए पढ़ें और अपने वॉइस को में भी एक्सप्रेस करें। डिफिकल्ट वर्ड्स से घबराएं नहीं। अंडरलाइन देम इन योर बुक्स एंड लुक अप इन द डिक्शनरी। प्रैक्टिस रीडिंग अलाउड डेली। अच्छा बच्चों, आज इस विशेष पठन पाठन के दिवस को हम एक कहानी सुनते हैं। मैं कहानी सुनाऊंगी, आप चाहें तो उसे दोहरा सकते हैं। तो आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है पका आम। यह तोसिया नाम की एक लड़की की कहानी है। तोसिया एक स्कूल में पढ़ती थी। तोसिया के स्कूल में एक आम का पेड़ था। उस पर बहुत आम लगते थे। स्कूल के सभी बच्चे उस पेड़ के आम खाते थे। कभी कभी आम के पेड़ पर बंदर भी आते थे। उस पेड़ के आम कभी पक ही नहीं पाते थे क्योंकि बच्चे कच्चे आम ही खा जाते थे। तोते भी हरे आम कुतरते रहते। तोसिया भी कच्चे आम पर नमक लगाकर खाती थी। स्कूल के पीछे एक छोटा तालाब था। तालाब के किनारे एक बड़ी सी चट्टान थी। तोसिया की माँ उस चट्टान पर कपड़े धोती थी। तोसिया भी अपनी माँ के साथ वहां आती थी। एक दिन तोसिया माँ के साथ तालाब पर आई। तोसिया ने माँ के साथ कपड़े धुलवाए। उसने माँ के साथ कपड़े चट्टान पर सुखाने के लिए डाले। कपड़े सुखाते समय उसकी नजर आम के पेड़ पर गई। तोसिया ने देखा, सबसे ऊंची डाली पर एक आम था। वह आम बिल्कुल पका हुआ था। आम पत्तों के बीच में छुप रख गया था। उसे न तो तोते ने देखा था और न बच्चों ने।
उस दिन तेज धूप थी, इसलिए कपड़े जल्दी सूख गए। तोसिया ने माँ के साथ कपड़े उठवाए, फिर दोनों घर की तरफ चल पड़ी। तोसिया चलते चलते आम को ही देख रही थी। घर में सबने दोपहर का खाना खाया। खाना खाकर सब सो गए। तोसिया चुपचाप घर से निकलकर बाहर आ गई। उसने चप्पल नहीं पहनी जिससे कि आवाज न आए। तोसिया नंगे पैर स्कूल पहुंची। तोसिया ने स्कूल के फाटक पर चढ़ने की कोशिश की। फाटक का लोहा बहुत गर्म हो गया था। तोसिया फाटक पर चढ़ नहीं पाई। तोसिया स्कूल की चारदीवारी के साथ साथ चली। वह उस कोने में पहुंची जहां कुछ ईंटें निकली हुई थी। तोसिया उन ईंटों के सहारे दीवार पर चढ़ी। वह आसानी से दीवार के उस पार कूद गई। स्कूल में सन्नाटा था। सारे कमरों पर ताला लगा हुआ था। तोसिया भागकर आम के पेड़ के पास पहुंची। उसे पेड़ पर चढ़ना अच्छी तरह आता था। तोसिया तने को पकड़कर ऊपर चढ़ी। वह एक डाल से दूसरी डाल पर चढ़ रही थी। तोसिया डाल पर अपने पैर जमा कर रखती थी। आखिर तोसिया सबसे ऊंची डाल पर पहुंच ही गई। पका हुआ आम तोसिया की आंखों के सामने था। आम बड़ा था और पीला था। तोसिया ने चारों तरफ देखा। तालाब के किनारे कोई नहीं था। तोसिया ने हाथ बढ़ाकर आम तोड़ लिया। नाक के पास लाकर उसे सूंघा। तोसिया थोड़ी देर तक डाल पर बैठी रही। उसे आम की खुशबू अच्छी लग रही थी। तोसिया सावधानी से पेड़ के नीचे उतरी। वह पेड़ की छाया में बैठ गई। तोसिया ने आराम से चूस चूस कर आम खाया। उसने आम की गुठली भी चूसी। तोसिया स्कूल की दीवार फांदकर बाहर आ गई। वह दौड़कर घर पहुंची थी। घर में सब सो रहे थे। तोसिया भी हाथ धोकर सो गई और इस तरह तोसिया ने वो आम खा लिया और खुश हो गई। कहो बच्चों, कैसा लगा? कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी की स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। तो बच्चों, अभी हमने हिंदी भाषा में वाचन को समझा। चलिए अब हम इंग्लिश में भी रीडिंग करके देखते हैं और पढ़ते हैं कुछ पैराग्राफ्स। दोस्तों, आज मैं तुम्हें इस किताब का कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। जरा ध्यान से सुनना। Good manners. Everyone should learn good manners. Good manners make you into good human beings. You will see that the people we like will always have good manners. Say good morning to your parents and grandparents when you get up in the morning. Greet your teachers when you reach school.
Say please when you ask for something. Say thank you when you take something from someone. If you do something wrong, say sorry. Always return the things you have borrowed. यानी किसी की चीज लेने पर उसे जरूर लौटा देना चाहिए. Never be late for school and never tell a lie. Never be rude to others. मतलब कभी भी दूसरों से रूखा व्यवहार मत करो. Always take something after asking for permission. परमिशन का मतलब है अनुमति लेना. हमेशा अनुमति लेकर ही दूसरों की चीजें लेनी चाहिए. If you follow all of this, you will be a well-mannered person. अगर तुम इन सब का पालन करोगे तो तुम एक शिष्ट व्यक्ति कहलाओगे. तो दोस्तों, अब तो तुमने इसे ध्यान से सुन लिया है. क्या तुम्हारे दिमाग में भी वही चल रहा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है? वैसे मेरे दिमाग में तो बहुत सारे सवाल उछल कूद मचा रहे हैं. चलो मैं तुमसे ही पूछ लेती हूँ. शायद तुम ही मेरी कुछ मदद कर सको. दोस्तों, मुझे तो पहले इस पैसेज यानी गद्यांश का अर्थ समझना है. अगर तुम भी समझना चाहते हो तो आओ मेरे साथ. देखो मैं ये कैसे करती हूँ. First of all, see what is this topic all about and how does it start. सबसे पहले ये देखो कि पैसेज का शीर्षक क्या है, यानी ये किस बारे में है और कैसे शुरू होता है. The first paragraph tells us about the topic, which is good manners. It tells us why we should be good-mannered. पहला पैराग्राफ हमें शीर्षक यानी टॉपिक के बारे में बताता है. टॉपिक का नाम है गुड मैनर्स. ये हमें बताता है कि हमें एक शिष्ट व सभ्य व्यक्ति की तरह क्यों रहना चाहिए. तो इसके हर पैराग्राफ में क्या बातें बताई गई हैं? What does each paragraph talk about? The second paragraph tells us what makes a person good-mannered. It begins with the good manners we should have from the time we get up in the morning. Some things that we should always do, like taking things after asking for permission. It also tells us of the importance of please, thank you, and sorry. Each paragraph tells us something more. Look at the third paragraph. Here we come to know about things that we should not do, like not to be late for school and never to tell a lie. Finally, it tells us that by following these, we shall become well-mannered. Is the passage clear and written in a simple way? Or does it have difficult words? तो दोस्तों, तुम्हारे हिसाब से ये गद्यांश किस तरह से लिखा गया होना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि इसे सरल भाषा में लिखा गया है या फिर इसमें बहुत से कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है?
मुझे तो लगता है इसमें शब्द ज्यादा कठिन नहीं थे। वैसे पढ़ते समय हमें जो भी शब्द कठिन लगे उन्हें नोट कर लेना चाहिए और उनके मीनिंग अपने टीचर या घर के बड़ों से पूछकर समझ लेना चाहिए। आइए हम एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं जिसका नाम है सीजन्स। इस बार कठिन शब्दों को आप जरूर नोट कीजिएगा। There are 4 seasons, but in our country we have 5 seasons. They are summer, rainy season, autumn, winter, and spring. In summer, the weather becomes warm. The sun shines brightly in the sky. People wear cotton clothes. We need fans and cool water to drink. This is also the season of mangoes and lychees. In the rainy season, the monsoon clouds bring heavy rain to most parts of the country. This season comes after summer. There is water everywhere. The rivers and ponds are full of water and sometimes may cause floods. Children have fun getting wet in the rainy season. Autumn is very short in our country. It comes after the rainy season. The leaves turn yellow and fall to the ground. That is why this season is also called fall. The sky is clear and blue. Winter comes after autumn. The weather becomes cold. People wear sweaters and coats. Sometimes we light fires to keep warm. We get vegetables like carrots, cauliflower, and peas to eat in the season. Spring season is the best of all. The weather is very pleasant. Colorful flowers bloom everywhere and the leaves turn green. Butterflies can be seen flying all around. Basant Panchami festival comes in the season. दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार था, क्यों है ना? गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास। अभी आपने जाना कि हम रीडिंग डे क्यों मना रहे हैं। हमारे बिहार में भी 19 जून को रीडिंग डे मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में हम आपके सामने एक पोएम की रीडिंग लेकर उपस्थित हुए हैं। ये पोएम आपकी बुक रेडियंस पार्ट 3 क्लास 8 से ली गई है। पोएम का नाम है आई वंडर और इसके राइटर एनोनिमस हैं। तो अब हम पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट and told the trees to take rest. Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose, that dad won't tell me if he knows? बच्चों, क्या आपको पोएम पढ़कर मजा आया? वेरी गुड। क्या आपको लगता है हमें पोएम साथ में भी पढ़नी चाहिए? तो बच्चों, एक बार फिर से इस पोएम को हम साथ में पढ़ते हैं और इस बार पढ़ते समय यू जस्ट नोटिस वेयर द पंक्चुएशन मार्क इज और हम उसे पढ़ते कैसे हैं। आप पोएम में देखेंगे कि बहुत सारा पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है, जैसे क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेशन। नाउ यू कैन सी हाउ वी आर गोइंग टू रीड। सो आप सब रेडी हैं?
उस पोएम को साथ में पढ़ने के लिए? ओके, लेट्स स्टार्ट। I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest? Oh, when the moon is not quite round, when can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high? Why is it now? Do you suppose that Dad won't tell me if he knows? बच्चों, आओ हम जानते हैं ये पोएम किस चीज़ के बारे में है, और इसे अब हम देखेंगे कि पोएट ने इसे कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। उसने एक्सप्लेन किया है एक बच्चे की क्यूरियोसिटी, वो क्या जानना चाहता है, उसके मन में उठते सवाल। तो हम शुरू करते हैं। This poem is written to show the curiosity of a child about the natural surroundings by asking lots of questions. ये घास हरी क्यों है? ये किसी और कलर की क्यों नहीं है? Who teaches the birds to build the nest? बच्चा जानना चाहता है कि अगर मून क्रिसेंट शेप में है तो इसका और बचा हुआ भाग कहाँ है? कौन है जो तारों को चमकाता है? रेनबो 7 रंग ही क्यों बनाता है? But he can't get the answer. Lastly, he wonders why father doesn't tell him if he knows the answer. Last but not the least, we should appreciate and take care of the nature created by our Creator. इसके करने वाले मैं नहीं, आप नहीं, बल्कि वो है जो विधाता है, हमारे ऑलमाइटी गॉड। अभी हम लोगों ने अंग्रेजी के पैराग्राफ्स की रीडिंग की। चलिए अब उर्दू जबान में फेल यानी वर्ब का इस्तेमाल कर जुमलों को अच्छी तरह पढ़ना और लिखना सीखते हैं। मैं काम हूँ। देखो खुदा का करिश्मा कि चांद की रोशनी के सामने बिजली की रोशनी मान पड़ जाती है, और बिजली का तो कभी कभी निजाम भी फेल हो जाता है। शाहिद, तुमने अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन ये फेल लफ्ज़ मुझे समझ में नहीं आया। क्या तुम मुझे फेल के बारे में कुछ बता सकते हो? अरे रेहाना, मेरी मुराद जिसके अंदर कोई जमाना पाया जाए वो फेल नहीं है, बल्कि इससे मुराद बिजली की नाकिस सप्लाई को बताना था। मैं जिस फेल की बात कर रहा हूँ वो फे एन लाम के इस्तेमाल से लिखा जाता है, और तुम जिस फेल को नाकामी के माने में ले रही हो वो फे ये लाम के इस्तेमाल से लिखा जाता है। बस यही ख्याल रहे। अच्छा शाहिद, वो फेल क्या होता है जिसमें जमाना पाया जाता है? आप उसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे? जरूर, तुमने पूछा और मैं ना बताऊं? जरा गौर से सुनो, तभी उसका कुछ फायदा हासिल होगा। मिसाल के तौर पर, रामू बाजार चला गया, सीमा खाना खा रही है, अदनान घोड़े पर सवार होकर कब आएगा? आपने देखा इसमें तीनों जमाना पाया गया। हाँ देखो, मैं अब तुम्हें बताता हूं, ध्यान दो। फेल की तारीफ। फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, और तीनों जमानों में से कोई जमाना उसमें पाया जाए। जैसे फ़अला उसने किया, ज़हबा वो गया। अच्छा शाहिद, फेल से मुराद वो फेल
जिसमें कोई जमाना पाया जाए और उस जमाने में कोई काम हो उसको समझा जाए कि ये माजी, हाल, मुस्तकबिल में हुआ है। हाँ रेहाना, तुमने बिल्कुल सही समझा। क्या शाहिद तुम मुझे फेल की किस्में और उसकी मिसालों के बारे में कुछ बताओगे? हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। देखो रेहाना, फेल की 3 किस्में होती हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल क्या है? जरा उसे वाज़ेह कर दो। अरे वही तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। माजी वो फेल है जिससे किसी भी काम का होना या करना गुजरे हुए जमाने में समझा जाए। जैसे अहमद चला गया, राशिद सो गया, पंकज खाना खाकर चला गया, गीता पढ़ने चली गई। अच्छा, ये हुआ फेल माजी। हाँ, अब देखो फेल हाल के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। फेल हाल वो फेल या जमाना है जिसमें कोई काम अभी करना या होना समझा जाए। मिसाल के तौर पर, मेरी माँ बैंक जा रही है, पंखा चल रहा है, नल में पानी आ रहा है, अब्बू बाजार से आ रहे हैं। अच्छा, ये हुआ फेल हाल यानी जमाना हाल। उससे मेरी समझ में ये आया कि इस जमाने में कोई काम हो रहा है तो वो फेल हाल कहलाएगा। अच्छा भाई शाहिद, एक और आखिरी सवाल ये है कि आप मुझे जमाना मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, जरूर बताऊंगा। फेल मुस्तकबिल उस जमाना को कहते हैं जो आगे आने वाला हो। आइंदा आने वाले जमाने से ताल्लुक रखने का नाम फेल मुस्तकबिल है। जैसे इमरान केले लेकर आएगा, सुहेल खाना लाएगा, सचिन बल्ला लाएगा, जोसेफ कलम लेकर आएगा, सीता किताब लेकर आएगी। वाह भाई शाहिद, तुमने इतने कम वक्त में सबक फेल और उसकी किस्मों से मुतालिक वाज़ेह जानकारी दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम किसी जानवर के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, हम चलेंगे जानवर के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान के सफल प्रबंधन और देखभाल का ही नतीजा है कि आज यहाँ मौजूद लगभग सभी जल, थल और आकाश में रहने वाले जानवरों का प्रजनन हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गेंडा के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी कुछ दिन पहले ही एक गेंडे का जन्म हुआ है। भारतीय मादा गेंडा साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। 16 से 18 महीने गर्भधारण के बाद मादा गेंडा सामान्यतः एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय नवजात शावक का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक का होता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद नवजात शावक न सिर्फ जमीन पर चलने फिरने लगते हैं बल्कि पानी में तैरने भी लगते हैं। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं।
वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती है। बच्चे को संभालने का काम मादा गेंडा करती है, जबकि नर गेंडा अपने आधिपत्य क्षेत्र की रक्षा करता है। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती हैं। गेंडे के बच्चे के बाद अब हम चलेंगे जिराफ के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी जिराफ का एक बच्चा है। इसका जन्म भी संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। 13 से 15 महीनों के गर्भ धारण के बाद मादा जिराफ एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ जन्म के समय 1.8 मीटर लंबा होता है और जन्म के समय इनका वजन लगभग 90 से 110 किलोग्राम तक होता है। इसके जन्म के समय इनकी मां यानी मादा जिराफ सामान्यतः खड़ी रहती है और जन्म के कुछ ही घंटों के अंदर जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। ये नवजात शावक 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा जिराफ साल के किसी भी महीने में गर्भ धारण कर सकती है। जिराफ के बच्चे के बाद अब हम बात करेंगे भालू के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी भालू के बच्चों की संख्या 2 है। दोनों बेहद चंचल, चालाक और स्वस्थ हैं। मादा भालू 7 महीने के गर्भकाल के बाद मुख्यतः नवंबर से जनवरी तक एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 700 ग्राम से 1 किलोग्राम तक होता है। साथ ही जन्म के 1.5 से 2 महीने के बाद नवजात शावक चलने फिरने लगते हैं। भालू के बच्चे जन्म के 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। किसी भी जू के सक्सेस का उसका जो मैनेजमेंट का पैरामीटर है वो उसके ब्रीडिंग से देखा जाता है और इसमें पटना जू काफ़ी लकी है कि यहाँ जितने भी स्पीसीज हैं उन सबों में लगभग ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और जो ब्रीडिंग का मेन पर्पस है या हम लोग उसको साइंटिफिकली मैनेज करते हैं कि इन ब्रीडिंग ना हो पाए, उसका जितने भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो भी नए बच्चे हो रहे हैं वो हेल्दी रहें, उनके अच्छे से केयर हो सके। हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि सक्सेसफुल मेटिंग हुआ है एनिमल का, तो उसके बाद उनका रिकॉर्ड कीपिंग और एक लंबा एक्सरसाइज होता है जो उन पे ध्यान देने के लिए किया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर की टीम होती है उनके प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे उनका मेडिकेशन से लेकर हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और ध्यान रखते हैं। और जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उनके इनक्लोजर्स में सीसीटीवी कैमरा या इसकी व्यवस्था भी की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवरों को अपने मां के साथ देखकर बेहद खुश होते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में हम एक बार फिर संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद जानवरों के बच्चों के पास चलेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मलाड पक्षी यानी नील सिर बत्तख के बच्चों के बारे में। भारत में ये एक प्रवासी पक्षी है जो सर्दियों के मौसम में काफी दूरी से प्रवास के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में आते हैं। इन पक्षियों के प्रजनन का समय मई से जून तक होता है। मादा मलाड एक बार में लगभग 8 से 12 अंडे देती है। इनके अंडों की लंबाई 2 इंच से 2.5 इंच तक होता है, जबकि इनके अंडों की चौड़ाई 1.3 इंच से 1.8 इंच तक होता है। अंडों को सेकने का काम मादा मलाड करती है। 25 से 30 दिनों तक सेकने के बाद अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के कुछ घंटों के अंदर ही मलाड के बच्चे पानी में तैरने लगते हैं। इनके बच्चों को डकलिंग्स भी कहा जाता है। 50 से 60 दिनों के बाद इनके चूजे उड़ने में सक्षम हो जाते हैं। मलाड बत्तख के बच्चे अपने जन्म के 6 से 7 महीनों के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। डकलिंग्स देखने में बेहद सुंदर लगते हैं और इनके जन्म के पहले और जन्म के बाद संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मलाड बत्तख के बाद हम बात करेंगे एमू पक्षी के बच्चों के बारे में। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी 2 एमू के बच्चे हैं जो बेहद तेज और फुर्तीले हैं। इनका प्रजनन यही संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। इनका प्रजनन काल जनवरी से मार्च तक होता है। ये सामान्य तौर पर अपने जन्म के 1.5 साल से 3 साल के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। एक बार में एक मादा एमू 9 से 20 अंडे देती है। नर और मादा एमू में अंडा सेने का काम नर एमू करता है और चूजे 56 दिनों में अंडे से बाहर आते हैं। अंडों से चूजों के बाहर आने के बाद 18 महीने तक ये अपने पिता यानी नर एमू के साथ रहते हैं। इस दौरान नर एमू अपने बच्चे को भोजन खोजने के तरीके बताते हैं। एक स्वस्थ एमू का जीवन काल 10 साल का होता है। इनके अंडे का वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है और रंग गहरा हरा होता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी एमू जन्म के समय लगभग 6 इंच लंबे होते हैं। जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो इनक्लोजर में ऐसा कभी कभी होता है कि अगर कोई पेस्ट है बाहर से, जैसे मंगूज हो गया या रैट्स हैं, वो अगर इनक्लोजर में प्रवेश कर जा रहे हैं तो वो एग्स को डैमेज कर देते हैं। तो या दूसरे बर्ड्स हैं जो अगर जहाँ मिक्सिंग है स्पीसीज की तो वो भी अंडे को फोड़ देते हैं। तो उसके लिए कभी कभी हम लोग उसको इनक्यूबेशन के लिए इनक्यूबेटर में भी रखते हैं, आर्टिफिशियली उनको सेते हैं, या दूसरे तरह के जो हेन को भी इसमें यूज में लाया जाता है जो इसके दूसरे के बर्ड्स के अंडे को सेती हैं। तो इसके थ्रू भी हम लोग अलग अलग इससे काफ़ी सफलतापूर्वक एग हैचिंग कर रहे हैं। और लास्ट ईयर मलाड, गोल्डन फिजेंट, सिल्वर फिजेंट इत्यादि में काफ़ी बढ़िया इनक्यूबेशन के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और हम लोग इस बार फर्स्ट टाइम घड़ियाल में भी एक ट्राई कर रहे हैं कि इनक्यूबेट उनको नेस्ट से निकाल कर किया जाए, और अभी होपफुली हम लोग लगता है कि उसमें भी सफल होंगे। अब हम चलेंगे हाइना यानी लकड़बग्घे के बच्चों के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी 3 लकड़बग्घे के बच्चे हैं जो बेहद चंचल और चालाक हैं। इन्हें आपस में खेलते हुए देखना काफी अच्छा लगता है। लकड़बग्घा अपने जन्म के 2 से 3 साल बाद बच्चे पैदा करने योग्य हो जाते हैं। मादा लकड़बग्घा लगभग 90 से 92 दिनों के गर्भावस्था के बाद
एक बार में 2 से 4 शावक पैदा करती है। जन्म के समय शावक का वजन 300 से 400 ग्राम तक होता है। अपने जन्म के 1 से 1.5 महीने बाद ये जमीन पर चलने में सक्षम हो जाते हैं। इनका जीवन काल 25 से 30 सालों का होता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवर के बच्चों को यहाँ देखकर बेहद खुश होते हैं। खासकर आने वाले बच्चों के बीच ये काफी लोकप्रिय हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कड़ी में हम चलेंगे चीतल यानी स्पॉटेड डियर के एनक्लोजर में और जानेंगे इससे जुड़ी अहम जानकारियां। चीतल या स्पॉटेड डियर दक्षिण एशिया में भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलावा अन्य जंगलों में भी पाए जाते हैं। चीतल देखने में अत्यंत मनोहारी दिखते हैं और ज्यादातर बड़े समूहों में विचरण करते हैं। एक समूह में 5 से 200 तक चीतल साथ होते हैं। चीतल जंगलों में घास, जड़ी और पत्ते खाते हैं। चीतल को कम से कम दिन में एक बार पानी पीने की जरूरत होती है, इसीलिए पानी पीने के लिए वो जल स्रोतों के पास आते हैं। जैविक उद्यानों में बच्चों को स्पॉटेड डियर बहुत भाता है। इस जैविक उद्यान में इनका प्रजनन हो रहा है और इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। जो इनका इनक्लोजर है, जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा इनक्लोजर है। इसको नेचुरलिस्टिक बनाया गया है, जिसमें काफ़ी सारे वृक्ष भी हैं और इनकी संख्या यहाँ पर पटना जू में लगभग 80 के पास है और ये काफ़ी प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं। चीतल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, ये लगभग पूरे भारतवर्ष में सभी तरह प्रकार के जंगलों में पाया जाता है और ये टाइगर का एसेंशियल कंपोनेंट है उनके फूड चेन का। चीतल का जो औसत आयु होता है लगभग 14 साल होता है। इनका जो गेस्टेशन पीरियड है वो लगभग 140 से 150 दिन का होता है। चीतल जो फीमेल होती है वो 3 से 4 साल में गर्भ को ग्रहण कर सकती है और एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। ये हर्बीवोर हैं, शाकाहारी हैं और पत्ते और घास वगैरह खा करके अपना गुजारा करते हैं। मेल होते हैं चीतल में, इनमें एंटलर्स पाया जाता है जो जिन्हें ये प्रतिवर्ष शेड कर देते हैं और फिर से वो नया निकल आता है। ये सॉलिड होता है और हॉर्न से अलग होता है। फीमेल में एंटलर्स नहीं पाए जाते हैं। बारहसिंघा यानी स्वैम्प डियर उत्तर भारत के तराई इलाकों में पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और मध्य भारत में साल के जंगलों में इनका निवास स्थान है। नेपाल, उत्तर प्रदेश, आसाम और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारहसिंघा को आप देख सकते हैं। इनकी ऊंचाई 120 से 135 सेंटीमीटर तक होती है और नर का वजन 170 से 280 किलोग्राम और मादा का वजन 130 से 145 किलोग्राम तक होता है।
इनकी लंबाई 5 फीट से 6 फीट तक होती है। बारहसिंगा यानी स्वैम्प डियर चीतल के तरह ही देखने में बहुत आकर्षक होते हैं। ये घास, पत्ते और फूल फल खाते हैं। ये बारहसिंगा बिल्कुल एक हिरणों में अलग तरह का पाया जाता है। ये पूरे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। ये शाकाहारी एक प्राणी है। ये प्रमुख रूप से दलदली क्षेत्रों में रहना पसंद करता है और ये उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे छाया हो, दलदल हो, पानी हो, उस जगह को काफ़ी पसंद करते हैं। ये बारहसिंगा का जो है गर्भकाल इसका जो होता है, प्रजनन जो होता है, नवंबर से दिसंबर तक ये अपने शावक को जन्म देते हैं। लगभग 240 दिन के आसपास इनका गर्भधारण का समय होता है। इनका जो रट कॉल होता है, जो कभी ये भयभीत होते हैं या किसी प्रकार के इनको मन में आशंका होती है, किसी तरह का ये महसूस करते हैं, तो एक अजीब तरह का आवाज़ निकलता है जो और हिरणों की प्रजाति से इनको भिन्न रूप प्रदान करता है, जिसे रट कॉल भी कहते हैं। और ये एक अपने मादा को आकर्षण करने का भी इनका एक तरीका होता है, कॉल करने का, जो अपने कॉल करके मादा को अपने पार आकर्षित करते हैं और उनके साथ प्रजनन करते हैं। नर बारहसिंगा में ही सींग देखने को मिलता है, जो 1 मीटर की लंबाई तक बढ़ता है और उसमें 10 से 14 शाखाएं होती हैं, जिससे इसका नाम बारहसिंगा पड़ा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए जानवर के एनक्लोजर में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते। कोरोना को हम मात देते, घर में हम सब खुश रहते। पूछ रहे हैं कैसे? देखिए तो ऐसे। देखो तारा, सुबह हो गई, नए दिन की शुरुआत हो गई। जल्दी सोती जल्दी उठती, कसरत करके मैं ऊर्जा पाती। टाइम से मैं खाना खाती, टाइम से पढ़ाई करती, हर दिन कुछ मजेदार करती। ड्राइंग पेंटिंग बहुत करूं, अपनी चीजों का ध्यान रखूं, अप्पा को ना परेशान करूं। थोड़ा टीवी, थोड़ा गाना, डांस करके धूम मचाना, बोल होने का नहीं बहाना। कोरोना से बचकर यूं दिन गुजरे तो घर रहने से क्यों हम डरे। रूटीन में रहना बहुत जरूरी, तारा भी समझे बात ये पूरी। आज का दिन था बहुत प्याला, नींद आई अब सोए की ताला। गुड नाइट अप्पा। गुड नाइट तारा। आज अलग है हमें कुछ करना, बताओ तारा को क्या क्या है करना। आज हमें है पपेट बनाना, कागज के जहाज उड़ाना, घर के कामों में हाथ बटाऊं, फिर कहानी सुनूं और सुनाऊं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। बहुत पुरानी बात है। कोरोना से बचकर जब घर में ही रहना, तो साथ में क्यों ना समय बिताना। देखो मजेदार खेल है कितने, सुबह शाम जब ना आए कोई मिलने। रोज नया मैं कुछ सीखूं, हाथों को मैं साफ रखूं, सबसे थोड़ा दूर रहूं, चेहरे को बिल्कुल न छूऊं। अप्पा ये सब मुझे सिखाते, कोरोना से बचने के उपाय बताते। अप्पा मेरी हर मुश्किल सुलझाते, अच्छे से बातें समझाते, नहीं लगाते वो डांट फटकार, मेरी गलती को देते सुधार। और अगर ना सुनूं मैं उनकी बात, तो टीवी फोन टाइम देते हैं काट। टीचर से हम बातें करते, स्कूल की पढ़ाई को भूला करते। हर दिन अप्पा मुझसे पूछकर पढ़ने का समय रोज तय करते। सुबह 1 घंटा, शाम 2 घंटे, सवालों का बक्सा रोज हम भरते। छोटी छोटी कहानी तुम लिखना, स्कूल खुले तो टीचर को दिखाना, हर विषय को फिर से दोहराना, स्कूल खुलने तक भूल न जाना, मुझसे नानू से पूछ पूछ कर हर मुश्किल सवाल आसान बनाना। जब स्कूल ऑफिस बाहर न जाना, तो अनहोनी नहीं मन का घबराना,
किसी बात पे आंसू जो आए, मन भारी लगे कुछ समझ ना पाए, तो दोस्तों को फोन लगाएं, थोड़ा नानू से भी बतियाएं, घर में सबसे गप लड़ाएं, पर अफवाहों को ना फैलाएं, खुल के सारी बात करें, उलझी गुत्थी को सुलझाएं। अब्बा नानू से हर जवाब मिले, वो सही बात पे मेरी तारीफ करें। कितनी भी सवालों की हो कुलबुलाहट, अब्बा को नहीं होती झुंझलाहट। थक जाऊं तो लेट में जाती, थोड़ा सा आराम में करती, मैं खुश रहने की कोशिश करती, खुद हंसती सबको भी हंसाती। घर में आपस में प्यार बढ़ाओ, एक दूजे का हौसला बढ़ाओ, सोचो कि ठीक है हम सब, इस जंग में एक है हम सब। अप्पा, तारा, नानू और दोस्त हम सब एक साथ जरूर देंगे कोरोना को मात। क्यों तारा? हा? अप्पा और तारा की ओर से बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा बच्चों, पठन पाठन दिवस को सफल बनाने के लिए आइए हम सभी प्रतिज्ञा लें। आप सभी मेरे साथ हाथ आगे करके और जो मैं बोलूंगी वही बोलेंगे, ठीक है? हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि सप्ताह में कम से कम कोई एक कविता अथवा कहानी अथवा कोई पत्रिका अवश्य पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? बच्चों, ये थी हमारी आज की कक्षा। आशा करती हूँ आज के एपिसोड में पढ़ाए गए पाठों पर आपकी अच्छी समझ बनी और साथ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने अपनी कॉपी पर नोट किया है। अगर कुछ नोट करना छूट गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के एपिसोड में पढ़ाए गए पाठों का अध्ययन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, प्रतिदिन डीडी बिहार पर प्रसारित मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के वेबसाइट पर जाकर आप पुनः देख सकते हैं। इसके लिए आपको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट www.bepcssa.in पर जाकर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में अपनी कक्षा को चुनकर अपनी पढ़ाई जितनी बार चाहे उतनी बार करना है। साथ ही बच्चों, प्रतिदिन प्रसारित सभी कक्षाओं को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर भी आप देख सकते हैं। आज के पढ़ाए गए विषय से संबंधित सवालों को आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर 9431043527 पर या ईमेल ID bepcddprogram@gmail.com पर मेल के द्वारा पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। और बच्चों, आपके लिए एक और रोचक जानकारी है। आपकी स्वरचित कहानी, कविता या पेंटिंग को या इनके छोटे छोटे 2 से 3 मिनट के वीडियो को बनाकर आप अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम एवं जिला के नाम के साथ टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर तथा ईमेल ID पर भेज सकते हैं। आपके चयनित कविता, कहानी या पेंटिंग को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो बच्चों, इसी तरह आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को देखते रहिए और अपनी कक्षाओं में पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।